नमस्कार सभी विद्यार्थियों को जीके सुभाष जोड़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो देखिए हम इंडियन पॉलिटी से संबंधित रेलवे स्पेशल 2025 एनटीपीसी और ग्रुप डी में आज तक जितने भी प्रश्न रेलवे या एसएससी एनटीपीसी ग्रुप डी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का हम अध्ययन करें। टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, है ना। पीवाईक्यू हम पढ़ रहे हैं और ये पार्ट 5 है, ठीक है ना। 5वीं क्लास है हमारी और शुरुआत करते हैं अपने। आप जो है वो आराम से इस क्लास को देखिएगा। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपकी होली बहुत अच्छी रही होगी। होली की वजह से कुछ क्लासें बीच में हमारा जो है वो गैप रह गया था, तो अब क्लास कंटिन्यू रहेगी। आप क्लास का आनंद लें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया था। तो ये भारत का कौन सा राज्य था? ये भारत का 29वां राज्य था, ठीक है ना। भारत का कौन सा स्टेट था ये भारत का 29वां राज्य था। खैर अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। आप कहोगे सर ये प्रश्न बार बार पहले भी आया था, तो मैं तमाम रेलवे के प्रश्नों को पेपर वाइज लेके आ रहा हूं। तो ये 2018 के अंदर आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, इस वजह से कुछ प्रश्न रिपीट होंगे, कोई बात नहीं। सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? तो सिक्किम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से 2 संविधान संशोधन आपको याद रखना है, 35वां और 36वां। एक तो 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 में हुआ और 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। ये आपको 2 संविधान संशोधन याद रखने हैं, 35वां और 36वां। 35वें के द्वारा सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों ही संविधान संशोधन है। सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा? शहर राज्य का। सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया। और 36वें, हाँ, संविधान संशोधन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा याद रखना है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? 36वां। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो आपको पता चल गया होगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहने वाला है, 1975। 1972 के अंदर आपको पता है, 1972 के अंदर मेघालय, है ना, मेघालय जो है, मेघालय हो गया, इसके अलावा त्रिपुरा हो गया, है ना, और ये राज्य जो है वो बनाए गए। हमने पहले भी इस प्रश्न को हम पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प लिया गया? तो गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प किस वर्ष लिया गया था? तो 16 जून, ठीक है। राइट आंसर इसका 2 नंबर होगा। 16 जून 1967 को इंदिरा गांधी, इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, है ना, भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के समय 1967 में गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प लिया गया। गोवा पूर्ण राज्य के रूप में, गोवा जो है ना, गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1987 में। ये भी फैक्ट आप याद रखें कि गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1987 के अंदर, है ना, 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1987 में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल है। तो देखिए ये अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं। तो देखो, संघ, राज्य और संवर्ती सूची की अगर हम बात करें, आपसे पूछ लिया जाए कि संघ सूची
इसके अलावा राज्य सूची व समवर्ती सूची के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, समवर्ती सूची, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो सूची है ना, आपसे पूछ ले, ये स्रोत पूछ लेना, आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची कहां से लिया गया, तो आपका उत्तर होगा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ठीक है ना। तो ये हमने वहां से लिए। अगर आपसे प्रॉपर ये केवल एक पूछ ले कि समवर्ती सूची कहां से लिया गया है, तो आपका आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। क्या उत्तर रहेगा जी? अगर आपसे केवल समवर्ती सूची पूछे तो ऑस्ट्रेलिया रहेगा। संघ, राज्य और समवर्ती सूची तीनों एक साथ पूछ ले कहां से लिया गया, तो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम से लिया गया, ठीक है। अच्छा, संघ सूची जो है ना, संघ सूची को सूची 1 कहते हैं, संघ सूची को सूची 1 भी कहते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। राज्य सूची को सूची 2 कहते हैं, राज्य सूची को सूची 2 कहते हैं। समवर्ती सूची जो है इसे सूची 3 कहते हैं, कई बार इस नाम से भी जाना जा सकता है। आपको पता है कि संघ सूची के विषयों पर कानून केंद्र की सरकार बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य की सरकार बनाएगी, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून केंद्र और राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं। तो कई बार वो ऐसा कोड यूज कर सकता है कि सूची 1 पर कानून कौन बनाएगा, सूची 2 पर, सूची 3 पर। और ये तीनों सूचियों का उल्लेख भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 7 में। कौन सी अनुसूची में भी? अनुसूची 7 के अंदर आप एक ये भी ध्यान रखना, केंद्र राज्य संबंध, ऐसा वर्ड भी आ सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो संबंध है वो कौन सी अनुसूची में किया गया है? अनुसूची नंबर 7 में। या फिर आपसे पूछ ये भी आ सकता है कि शक्ति का बंटवारा जो है, ये भी पूछा जा सकता है कि शक्ति का बंटवारा कौन सी अनुसूची में किया गया? 7वीं में। दोनों का राइट आंसर क्या होगा? 7। अब आप कहोगे तो 3 प्रश्न बन रहे हैं यहाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 7वीं में है। केंद्र राज्य संबंध 7वीं में, शक्ति का बंटवारा 7वीं में। आप कहोगे सर संबंध और बंटवारा कहां पर हो रहा है? तो देखिए, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून केंद्र की सरकार बना सकती है और राज्य की सरकार भी बना सकती है, तो मतलब संबंध हो गया। और संघ सूची पर कानून केंद्र बनाएगा, राज्य बनाएगा, तो यहां शक्ति का क्या हो रहा है? बंटवारा। इधर संबंध, इधर बंटवारा, ठीक है। याद कैसे रखोगे कि 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध और बंटवारा है, तो 7 का मतलब होता है 7 7, 7 बोले तो 7 7 7 7 7, बस ऐसे याद रखना है। 7 7 यानी संबंध, और संबंध के बाद क्या होता है? बंटवारा होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अगर भाषा की बात करें अपने, तो आपसे पूछ ले कि मूल संविधान के अंदर मूल संविधान में, अब मूल संविधान का मतलब ध्यान रखना कब की बात हो रही है? जब अपना संविधान लागू हुआ। और भारत का संविधान कब लागू हुआ विद्यार्थियों? 26 जनवरी 1950 को। उस समय का जो संविधान था उसे क्या कहते हैं? अपने मूल संविधान कहते हैं, मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मूल संविधान में जो भाषा थी वो टोटल 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई वर्तमान में कितनी भाषा है, तो वर्तमान में 22 भाषा है। अर्थात कितनी भाषा मूल संविधान में नहीं थी? तो आपको पता है कि 8 भाषा मूल संविधान में नहीं थी। कितनी भाषाएं बाद में जोड़ी गई? 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब आपसे बात करें कि ये जो 22 भाषा है, इसमें एक तो याद रखना अंग्रेजी नहीं है। कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि कौन सी भाषा जो है वो अनुसूची 8 में, वो भाषाओं का उल्लेख अभी हम बात करते हैं अनुसूची 8 में है, ये भाषा का उल्लेख कहां पर है? 8 में। तो कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है। तो इसमें 22 भाषाएं, अगर सारी आप याद ना रख पाओ तो ये जरूर याद रखें, किसी न किसी ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा। एक ऑप्शन में 3-3 भाषा का जोड़ा या 4-4 भाषाओं का जोड़ा दिया जाएगा। एक ऐसा पक्का ऑप्शन होगा जिसमें अंग्रेजी भी होगा, जैसे रीट में इधर प्रश्न है राजस्थान में इस टाइप का, वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है भाई? 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। अच्छा, कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई?
तो इसमें 21वां संविधान संशोधन आगे मैं बता रहा हूं, देखो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी? सिंधी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसके द्वारा कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। कोंकणी के अलावा मणिपुरी और मणिपुरी के अलावा नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन ये किस वर्ष हुआ था भाई? 2003 में हुआ था। इसके द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? बोडो के अलावा डोगरी, फिर इसके अलावा मैथिली, और मैथिली के अलावा है जी संथाली। ये भाषाएं जो है वो जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। तो आपसे क्या पूछ सकते हैं, मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14। वर्तमान में कितनी है? 22। या जो भाषाएं मूल संविधान में नहीं थी ऐसा भी आ सकता है, वो कौन कौन सी थी? ये 8 भाषाएं। एक तो सिंधी याद रखिए, इसके अलावा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो आप ऐसे याद रखो कमीने, क्या याद करो? कमीने कमीने कमीने, ठीक है। और अब अगर संविधान संशोधन की बात करें तो कमीने हमेशा एक साथ रहते हैं, कमीने हमेशा एक साथ रहते हैं, ठीक है। ऐसे एक साथ मत कर देना, ये तो 17वां संविधान संशोधन हो जाएगा। कमीने हमेशा एक साथ रहते हैं 71वां, ऐसे याद करो, ठीक है। अच्छा, पहले 14 थी, 14 से बढ़कर भाषाएं कितनी हुई? 15। अब एक और भाषा जोड़ना ये हमारे लिए मतलब अच्छी बात है। एक और बात, जैसे राजस्थान के अंदर राजस्थानी जो भाषा है उसको आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भी नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं है, राजस्थानी भी नहीं है। तो अगर राजस्थानी को जोड़ दिया जाए तो हमारे लिए अच्छी बात होगी, राजस्थान वालों के लिए, है ना। तो ये अच्छे का साइन क्या होता है? 21, है ना। हम कोई मान लो 2 व्यक्तियों में तुलना करते हैं कि भाई एक आदमी ये तो 19 है और ये 21 है, 19 21, अच्छा मतलब 21 का मतलब श्रेष्ठ। तो 21वां संविधान संशोधन, फिर 21 के बाद एक साथ, है ना। ऐसे तो एक साथ होगा नहीं, 21 के बाद 17 तो आएगा नहीं। फिर 21 और 71 को जोड़ते हैं तो ये क्या होता है? 92। ये संविधान संशोधन भी पूछ सकते हैं, भाषा पूछ सकते हैं सिंधी के बाद कमीने, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अंतिम कितनी भाषा जोड़ी गई? 4। बोर्ड मास, कैसे याद रखोगे आप? बोर्ड मास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। चलिए, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर, अच्छा 8वीं भाषा, 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? भाषाओं का। कितनी भाषा है? 22। कितनी थी? 14। कितनी है? 22। कौन सी अनुसूची? 8। तो अगर आपको कैसे याद रखोगे? देखो, अगर आपको 8 भाषाएं आ रही है तो भाषा से आपको अगर आपको 22 भाषाओं का नॉलेज है तो आपको पता है ना, भाषा से आदमी के ठाठ होते हैं, ठाठ का मतलब 8। 22 भाषा आ रही है तो कितना ही रुपया कमा रहे हो, कितना ही कमाओ, भाषा से ठाठ, ठाठ से 8, है ना। ऐसे थोड़ा आप दिमाग में रख सकते हैं। बढ़ते हैं, चलो। हाँ जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। क्लास में बने रहें। अगर नए विद्यार्थी है तो क्लास को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और हमारा ऐप है कंपटीशन तैयारी के नाम से, कंपटीशन तैयारी के नाम से हमारा ऐप है, ठीक है ना। देखो, कंपटीशन तैयारी, COMPETITION, कंपटीशन तैयारी TAIYARI, ठीक है। और येलो कलर के अंदर ऐसे CT लिखा मिलेगा आपको, CT नीचे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, CT। इस ऐप को डाउनलोड करें और जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं, ये सारे प्रश्न जो है वो आपको ऐप के अंदर फ्री उपलब्ध होंगे, है ना। हमारे नोट्स या ई बुक के फोल्डर में आप जाओगे, वहां से परचेज करोगे, कोई वहां पर आपका पैसा नहीं लगेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सुविधा दी जाएगी, ठीक है। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लें और वो सारे प्रश्न मैं आपको यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा हूँ, वो मैटर भी फ्री है और ये सारी क्लासें भी फ्री है। चलिए, किस भागों में समूहबद्ध किया गया है, किसके बारे में बात कर रही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है? तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद? देखो, 12 तो क्या है? अनुसूचियां। हमारे संविधान में 12 तो क्या है भाई? अनुसूचियां हैं। 22 क्या है? भाग है, ठीक है। अनुच्छेद कितने हैं? 395। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल है भाई? 395। मूल संविधान में अगर अनुसूची पूछी जाए आपसे कि भाई मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी,
मूल संविधान में अगर आपसे क्या पूछा जाए, अनुसूचियां, तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी भाई? 8। वर्तमान में 12। भाग कितने हैं? 22। अनुच्छेद कितने हैं? 395। अभी 395 है, मूल संविधान में भी 395 थे, ये बात ध्यान रखिएगा आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में डॉट डॉट भाग और डॉट डॉट अनुसूचियां है, तो अभी फिलहाल भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? कितने भाग है? देखिए अब इस प्रश्न पे, ये प्रश्न जो है वो आरआरबी ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। अब इस प्रश्न के अंदर अलग अलग बातें हैं भाई, ठीक है। कितने कितने संविधान में भाग और अनुसूचियां है? तो आपको पता है कि भारतीय संविधान के अंदर देखिए, भारतीय संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं। अब इस प्रश्न पे ये आरआरबी में पूछा गया, तो अब देखिए मेरे हिसाब से अपन बात करें अपने, मैं थोड़ा सा यहां पर बता दूं आपको। आपसे पूछे कि भाई मूल संविधान में, यानी जिस दिन अपना संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो मूल संविधान में जो भाग थे वो 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22। और मूल संविधान में अगर पूछे कि भाई अनुसूचियां, 22 भाग थे, अनुसूचियां कितनी थी? 8। और अगर आर्टिकल पूछे तो 395। ये तो था मूल संविधान का, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 26 जनवरी 1950 की। अगर आपसे वर्तमान में पूछ लिया जाए, तो वर्तमान में भी मेरे अनुसार भाग तो आज भी 22 है। वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है भाई? 12 हो गई है। और वर्तमान में जो आर्टिकल है वो आज भी 395 ही है। तो वर्तमान में भाग जो है वो तो 22 हो गए, और अनुसूचियां कितनी हो गई? 12। तो 22 और 12, यहां पर ऑप्शन ही नहीं दिया उन्होंने। 22 और 12 अगर ऑप्शन होता तो राइट आंसर क्या होता? 22 और 12। अब 22 12 ऑप्शन में नहीं है, तो आप ऑप्शन क्या करते हो? आपने कई बार आप किताबों में पढ़ते हो कि वर्तमान में भाग, वर्तमान में भाग आप कितने पढ़ते हो? 25 भाग पढ़ते हो। वर्तमान में आप कितने भाग पढ़ते हो? 25, हालांकि है 22। आप कहोगे सर 22 है तो फिर 25 कहां से आ गए? देखो कुछ भाग है, जैसे 9, एक तो है 4 कै, है ना, जैसे एक तो भाग 4 है, अब 4 में 4 कै को जोड़ा गया। भाग 9 है, इसमें 9 कै और 9 ख भी है, ठीक है। तो भाग तो देखो ये एक ही है, 4 ही है, भाग तो एक ही हुआ, 4 ये, और ये 9, ये भी तो एक ही है। अब वैसे तो भाग तो दो ही है, ये 4 और 9, पर अगर हम गणना करते हैं ना, तो ये एक एक ये फालतू हो गया, 2 ये फालतू हो गए, तो 3 फालतू हो गए, 22 और 3 25। यानी गणना की दृष्टि से हम कह सकते हैं, गणना की दृष्टि से भाग अगर पूछ ले तो 25 है। वैसे वर्तमान में भी भाग 22 ही है, पर अब इसके अकॉर्डिंग बात करें अपने, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है ऐसा, तो आप उत्तर क्या दोगे? 25 और 12। अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ, अप्रैल 2022 तक। अब आप मुझे कहोगे सर इसमें भी लफड़ा है, जो आप अनुच्छेद बता रहे हो 395 थे, आज भी 395 है, वो दोनों ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा अभी बताइए? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए अब इसमें भी लोचा है, 448 रहेगा, ठीक है ना। 448, कितने आर्टिकल हैं? 448। अब ये जो 448, देखो आज भी अगर आपसे ये क्या पूछ रहा है, अप्रैल 2022 तक, और ये प्रश्न 2022 में आया आरआरबी ग्रुप डी के अंदर, तो ये वर्तमान की पूछ रहा था उस समय कि वर्तमान में कितने आर्टिकल है। तो आज भी मैं कहता हूं मूल संविधान में भी 395 थे, आज भी 395। अगर आपसे ये अनुच्छेद ऑप्शन में मिल जाए 395 और वर्तमान में आर्टिकल पूछे, तो आप 395 ही करिएगा। परंतु अब वही बात है, जैसे भाग 22 है, गणना की दृष्टि से 25 है, वैसे ही अनुच्छेद आज भी 395, पर अगर गणना करते हैं अपने, तो ये आर्टिकल कितने हो गए 2022 तक? 448, ठीक है। गणना का मतलब जैसे आपको पता है कि आर्टिकल के सब आर्टिकल भी होते हैं, है ना, सब आर्टिकल भी होते हैं, जैसे आर्टिकल 243, फिर 243 ख इस प्रकार। तो वैसे करते करते ये आर्टिकल कितने हो गए? 448। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को
सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। अब आपको पता है शक्ति का बंटवारा जो है, आपको पता है एक तो संघ सूची है, एक राज्य सूची है, और एक किस प्रकार की सूची है विद्यार्थियों, समवर्ती। संघ सूची के विषयों पर कानून केंद्र की सरकार बनाएगी, राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य की सरकार बनाएगी, आपको पता है। और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा जी? केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा। तो शक्तियों के विभाजन को सूचियों के रूप में दर्शाया गया, तो 3 सूची हो गई। मैंने आपको बताया ऐसा भी आ सकता है, देखो सूची, संघ सूची को कहते हैं सूची 1, संघ सूची को अपन सूची 1 कहते हैं, राज्य सूची को सूची 2 कहते हैं, और समवर्ती सूची को क्या कहते हैं? सूची 3। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 3। शाबाश। चलो जी, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, देखिए, अनुच्छेद 279 का क्लोज ए इनमें किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? ठीक है, आपको पता है वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 में है ना। वित्त आयोग का अनुच्छेद, केंद्रीय वित्त आयोग का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 280 में। भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख आर्टिकल 324 में है। यूपीएससी वगैरह का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 316 में है, यूपीएससी का गठन वगैरह ना। तो ये अपने आप इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बच गया? आप गलत उत्तर बार करोगे तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता है वस्तु एवं सेवा कर परिषद, इसके बारे में प्रावधान है। इसका गठन 101वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन जो है वो किया गया भाई 101वें संविधान संशोधन द्वारा। जीएसटी से संबंधित है ना, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी वाला वही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? देखो भाई, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। आपको इसका राइट आंसर देना है। देखो, मौलिक अधिकार, सरकार का संसदीय स्वरूप, मौलिक अधिकार, सरकार का संसदीय स्वरूप, शक्तियों का पृथक्करण और धर्मनिरपेक्षता। बहुत ही शानदार और जानदार प्रश्न है। आईएएस आरएस लेवल का प्रश्न हम कह सकते हैं इसे, है ना। तो इसका राइट आंसर देखिए, वोट देने का जो अधिकार है। अब भारत की जनता अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। अब हमारे देश में देखो, मत देने का जो अधिकार है, मत देने का अधिकार, हमारे देश में वोट देने का जो अधिकार है वो आपको पता है कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 326 हो गया, 325, 26, ये वोट देने से संबंधित उधर है। 325, 26 वगैरह जो है ना वो आर्टिकल है। जो लोग नए हैं वो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई ध्यान रखना है ना। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे ऐप को डाउनलोड भी करें, भी ध्यान रखना ना। जो हमारा ऐप है उसको आपको डाउनलोड भी करना है। और आपके लिए क्लासें, पूरी निःशुल्क क्लासें हम लगा रहे हैं। ये मैटर आपको ऐप में मिल जाएगा। आप ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से क्लासें जो है ना वो सारा मैटर उपलब्ध हो जाएगा। क्लासें आपको फ्री दी जा रही है। तो हम बहुत बात कर रहे हैं, मत देने के अधिकार की बात कर रहे हैं अपने, ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका आपको आंसर देना है, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल, मैं एक दो आपको आर्टिकल बता दूं जो पेपर में पूछे जाते हैं। 325 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 325 में कुछ बातें लिखी गई है। धर्म, मूलवश, जाति या लिंग। धर्म है, इसमें क्या लिखा है देखो, धर्म, मूलवश, जाति या लिंग के आधार पर एक व्यक्ति को नामावली से वंचित नहीं किया जा सकता। थोड़ी सी बात को समझना है, वंचित नहीं किया जा सकता, ये बात ध्यान रखना, नहीं किया जा सकता।
यानी एक व्यक्ति है, नामावली मतलब वोटर लिस्ट से नाम नहीं काटा जाएगा। किस आधार पे नाम नहीं काटेंगे? धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग, यानी वो कौन से धर्म का है, मूल वंश उसका क्या है, जाति क्या है, लिंग क्या है, इसके आधार पे एक व्यक्ति को वोटर लिस्ट से नाम नहीं काटा जाएगा। आर्टिकल 326 के अंदर मत देने का अधिकार है। 326 में क्या है भाई? मत देने का अधिकार, यानी वोट देने का जो अधिकार है एक व्यक्ति को, वो कौन से आर्टिकल में है? 326 में मत देने का अधिकार है। ठीक है, मत देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, इस बात का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये, कई बार ऐसा ही प्रश्न आ जाता है कि वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो मत देने का अधिकार एक किस प्रकार का अधिकार है भाई? एक कानूनी अधिकार है। अच्छा, वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु की बात करें अपने, अगर न्यूनतम आयु आपसे पूछ ली जाए तो ये पहले 21 वर्ष थी और 21 वर्ष से घटाकर इसको कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। और ये संविधान संशोधन कई बार पूछ लेते हैं, 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। तो मौलिक अधिकार तो है ही नहीं है। ठीक है, अब शक्तियों का पृथक्करण में इधर कैसे आएगा? तो उसमें तो आपको पता है कि राज्य सरकार कानून बनाती है, केंद्र, ये जनता की बात कर रहा है, धर्मनिरपेक्षता का इसमें कोई रोल ही नहीं है। राइट आंसर अपने आप क्या बच गया? सरकार का संसदीय स्वरूप। अगर हम इस थोड़ा सा इसको और समझे, देखो भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है। भारत में किसको अपनाया गया है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब ये संविधान की विशेषता में पढ़ा जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली है भारत में, इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी पहली विशेषता तो ये है कि भारत में सरकार बनाने के लिए क्या होता है? सरकार बनाने के लिए चुनाव होता है। भारत में सरकार बनाने के लिए क्या होता है जी? चुनाव होता है ना? सरकार बनाने के लिए चुनाव होता है। किसके चुनाव होता है? देखो सरकार एक तो केंद्र में सरकार अलग होती है और राज्य में सरकार अलग होती है। केंद्र में किसके चुनाव होते हैं? लोकसभा के। और राज्य में किसके चुनाव होते हैं सरकार बनाने के लिए? विधानसभा के। और वोट कौन डालता है? आपको पता है जब चुनाव होगा, लोकसभा के सदस्यों को वोटिंग कौन करेगा? लोकसभा के सदस्यों को एमपी कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों क्या कहते हैं जी? एमपी। और विधानसभा के सदस्यों को एमएलए। इनको वोटिंग कौन करता है? जनता। तो ये संसदीय शासन प्रणाली की ही विशेषता है कि जिस देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा उस देश के अंदर सरकार बनाने के लिए चुनाव होगा। चुनाव में जनता भाग लेगी, जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी प्रत्यक्ष रूप से, है ना? जिसको जनता वोट डालती है उसकी निर्वाचन प्रणाली कैसी होती है? प्रत्यक्ष। तो जनता प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करेगी और फिर जिसको बहुमत मिले सरकार। अब पहली बात तो चुनाव हो गया, ये विशेषता है। दूसरी विशेषता देखो, चुनाव होने के बाद जिस पार्टी को लोकसभा में क्या मिलेगा? लोकसभा और विधानसभा में, राज्य के अंदर विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा में जिस पार्टी को क्या मिलेगा? बहुमत मिलेगा। लोकसभा और विधानसभा में जिस पार्टी को क्या मिलेगा? बहुमत। बहुमत प्राप्त जो दल या पार्टी होगा वो पार्टी क्या बनाएगी भाई? सरकार बनाएगी। जैसे केंद्र में कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? जिसको लोकसभा में बहुमत मिलेगा और राज्य के अंदर विधानसभा में बहुमत मिलेगा, वो पार्टी सरकार बनाएगी। और भी इसकी विशेषताएं हैं पर हम इतना ज्यादा डिटेल में यहाँ आगे प्रश्न आएगा तो फिर चले जाएंगे। तो जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना, ऐसा पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ना, संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा होता है। 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको पता है अनुसूचियां कितनी है भाई? 12। अच्छा, मूल संविधान में कितनी थी? 8। मूल संविधान में अगर अनुसूची पूछी जाए, ये बात मैंने पहले ही बता दी है, मूल संविधान में 8 थी और अभी फिर 8 से बढ़कर कितनी हुई? 9, 10, 11 और 12। अब देखिए 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा, 10वीं को 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा 1985, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। अब थोड़ा ध्यान दें, अब ये तो रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया। अब इसने तो थोड़ा सा इस चक्कर में डालता ना, अगर ये ऐसे पूछ लेता, आपसे ये पूछ लेता कि 1991 तक, 1991 तक संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, ठीक है, ये तो करंट का पूछ लिया इन्होंने। मूल संविधान में कितनी थी भाई? मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12, ये तो सीधी सीधी बात है।
अब ये 2022 तक कितनी है, तो आपको पता है कि 12वीं अनुसूची को 92 में जोड़ दिया था, तो 2022 में तो 12 ही है, ठीक है ना। अब ये ऐसा भी पूछ सकता है कि 1991 में कितनी थी, तो आपका उत्तर क्या हुआ, 1991 में 10 थी, क्योंकि देखो एक 85 में 10वीं जोड़ दी थी, ठीक है। तो अब ये संविधान संशोधन कैसे याद रखना है, देखो मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12 है, तो बाद में जुड़ने वाली पहली अनुसूची कौन सी है, 9वीं, 8 के बाद 9वीं, बाद में जुड़ने वाली पहली अनुसूची कौन सी है, 9वीं, जो पहले ही संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951 में, भाई 1950 में तो संविधान लागू ही हुआ है, तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ है, 1951 में हुआ है। फिर 10वीं अनुसूची जो है 51 के बाद, ऐसे याद रखो 52, 51 के बाद 52वें संशोधन के द्वारा, और फिर 73वां और 74वां, ये बड़ा बड़ा आपको पता ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने, उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? बहुत ही शानदार और जानदार प्रश्न है, ठीक है ना, आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका है। बहुत ही गजब का प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आप सभी लोग एक बार अपने दिमाग में उत्तर सेट करें कि भाई इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। प्रश्न बहुत शानदार है। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, राइट आंसर इसका रहेगा आर्टिकल 341, ठीक है। ये नीति निदेशक से संबंधित है। अनुच्छेद 200 बहुत ही महत्वपूर्ण है, आजकल ये राज्य प्रशासन में पूछा जाता है। और आर्टिकल 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होगा ना, इसमें हाईकोर्ट की बात की जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटी, यूटी के लिए हाईकोर्ट की बात है, वो कौन से आर्टिकल में की गई है, 241 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 341 में लिखा है कि राष्ट्रपति जो है वो जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची, भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों, जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची शामिल करने, उससे बाहर करने की शक्ति किसको दी गई है, ये शक्ति राष्ट्रपति को है। कौन से आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल 341 में ये पावर जो है वो किसको दिया गया है, ये पावर भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 341 में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2, सूची 2 का मतलब ये बात कर रहा है राज्य सूची की, सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा एक सामान्य नियम का एक अपवाद है? अब देखिए इस पर खैर राज्य संसद कानून नहीं बना सकती, पर अपवाद क्या, देखो अपवाद ये है, यदि प्रधानमंत्री संसद को ऐसा करने के लिए कहता है तो नहीं जी, प्रधानमंत्री की कोई घर की बात नहीं है ये, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री सब कुछ कह दे वही होगा, ये तो नहीं होगा। राज्य के राज्यपाल इसकी आवश्यकता को प्रमाणित करे, नहीं। न्यायपालिका संसद को ऐसा करने कहती है, नहीं। राइट आंसर क्या होगा, देखिए राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है, राज्यसभा जो है वो इस आशय का क्या करती है भाई, प्रस्ताव पारित करती है। वो देखो मैं अभी आपको मैं बता दूं, इसमें अपने आर्टिकल है 249, कौन सा आर्टिकल है अभी, आर्टिकल 249, अनुच्छेद 249 और एक आर्टिकल 312 भी है ना, जिसमें राज्यसभा को विशेष शक्ति प्रदान की गई है, वो शक्ति लोकसभा के पास नहीं है। 249 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा जो है वो राज्य सूची के किसी विषय को, आर्टिकल 249 कहता है कि राज्यसभा राज्य सूची के विषय को, राज्य सूची के विषय को संघ सूची में डाल सकती है, 1 साल के लिए परमानेंट नहीं डालेगी, संघ सूची में डाल सकती है, ठीक है ना, संघ सूची में डाल सकती है, ये पावर है राज्यसभा के पास। कौन से आर्टिकल में, 249 कहता है कि राज्यसभा के पास ये अधिकार है कि वो सूची 2 का मतलब राज्य सूची के विषय को हटाकर 1 साल के लिए संघ सूची में डाल सकती है। और अगर मान लो कोई विषय संघ सूची में डाल दिया गया है, जो भी विषय संघ सूची में अगर कोई विषय डाला गया है,
संघ सूची में अगर कोई विषय डाला गया है तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार फिर किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? केंद्र सरकार का। किसका हो जाएगा जी? केंद्र सरकार कानून बनाएगी। केंद्र सरकार का मतलब उस पे कानून कौन बनाएगा? संसद। और यही हमारा प्रश्न था कि संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 यानी राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है, पर किस विकल्प में कौन सा सामान्य नियम इसका अपवाद है? तो राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून कब बनाएगी? जब वो विषय, संसद तो कानून आपको पता है संघ सूची के विषयों पर बनाती है या समवर्ती पे बनाती है। राज्य सूची के विषयों पर तो संसद कानून बनाती ही नहीं। वो कौन सी परिस्थिति में बनाया जाएगा? तो हमारा संविधान का आर्टिकल 249 कहता है राज्यसभा के पास विशेष अधिकार है कि वो राज्य सूची से विषय हटाकर संघ सूची में डाल सकती है राज्यसभा। अब जैसे ही कोई विषय संघ सूची में आया तो इसका मतलब संघ सूची के विषयों पर कानून तो फिर केंद्र बनाएगी यानी संसद बनाएगी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर इज राइट ऑप्शन। अच्छा, 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है ना। नई अखिल भारतीय सेवा का गठन, सर्जन या समाप्त अखिल भारतीय सेवा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो है ना, ये पावर भी किसके पास है? राज्यसभा के पास। तो कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है कि कौन से अनुच्छेदों में राज्यसभा को विशेष अधिकार दिया गया है? कौन से आर्टिकल में राज्यसभा को विशेष अधिकार चाहिए? तो 249 और 312। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आरआरबी, एनटीपीसी 2021 से 2 स्टेज फर्स्ट। चलिए, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, भारत के उच्चतम न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, वाक स्वातंत्र्य का अधिकार। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति दी गई है। कौन से अनुच्छेद में? 72 में, है ना। मान लो आदमी सब जगह जब केस वगैरह हार जाए तो लास्ट में आदमी किसके पास जाएगा भाई? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति को जाकर कहेगा कि मेरा साथ दो। राष्ट्रपति को जाकर क्या कहेगा? कि मेरा साथ दो और मुझे क्या करो भाई? मेरा साथ दो और मुझे क्या करो? क्षमा करो। ठीक है, तो ये 72 में होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति बहुत अनुच्छेद इंपोर्टेंट है, आर्टिकल 75 का क्लोज 1। अनुच्छेद 75 का क्लोज 1 जो है ना, इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। अच्छा, बोलने की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल 19 का क्लोज 1 और क्लोज 1 का फिर आगे ए, ऐसे है। 19(1)(a) में भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, भारत के उच्चतम न्यायालय की जो स्ट्रक्चर है वो आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 124 से संबंधित स्ट्रक्चर है। और सुप्रीम कोर्ट को क्षेत्राधिकार जो है, इसमें एक आर्टिकल याद रखना आप, आर्टिकल 131, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया? 131 में, प्रारंभिक या प्राथमिक क्षेत्राधिकार। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकता है? ठीक है, तो आपको बताना है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 65 जो है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा जी? पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा। बहुत बार प्रश्न आता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। आप पूछोगे सर पदेन सभापति क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 50 की बात करें अपने, आर्टिकल 50 के अंदर न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, है ना। कार्यपालिका से क्या है भाई? पृथक्करण है। न्यायपालिका स्वतंत्र है। आर्टिकल 123 के अंदर आपको पता है, आर्टिकल 123 में भारत का राष्ट्रपति जो है, अनुच्छेद 123 के तहत भारत का राष्ट्रपति क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। ये बात ध्यान रखना है, अनुच्छेद 123।
1 2 3। अचानक कोई काम होता है 1 2 3, वैसे ही पता है आपको 1 2 3 बोले तो अचानक होगा, आप 1 2 3 अचानक कर सकते हो, 1 2 3 ये अचानक होगा। और अचानक को क्या कहते हैं अपने, अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है, एक अस्थायी कानून है, एक अस्थायी कानून है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है ना तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अध्यादेश एक अस्थायी कानून है, अचानक जरूरत पड़े तो अध्यादेश के द्वारा कानून बनाकर हमारे देश में लागू किया जा सकता है। तो ये अचानक काम होता है। अचानक तो आपको पता है 1 2 3 ही होता है। 50 हो गया। 72 में क्या है, 72 के अंदर आपको पता है राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है। कौन सी शक्ति है, क्षमादान की। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 72 इज राइट ऑप्शन। तो आज की क्लास के हमारे ये प्रश्न थे। उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। ये हमारी 5वीं क्लास थी, इंडियन पॉलिटी के नाम से हमारा थंबनेल है, आप सभी ने देख लिया होगा। इंडियन पॉलिटी के नाम से 5वीं क्लास, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, स्पेशल इंडियन पॉलिटी PYQ के नाम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से। वहां जाके आप सारी क्लासों को देख सकते हो। और ये जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूं व्याख्या सहित हमारे ऐप पे आपको ये मैटर मिल जाएगा। कंपटीशन तैयारी के नाम से हमारा ऐप है, उसमें ये सारे प्रश्न आपको व्याख्या सहित मिल जाएगा। ई बुक का एक फोल्डर आएगा और आप ई बुक के फोल्डर को ओपन करोगे तो उसमें हमारे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और फिर इन प्रश्नों की व्याख्या मैं यूट्यूब पे वैसे फ्री पढ़ा भी रहा हूँ, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए, उम्मीद है क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें और मिलते हैं एक नई क्लास के साथ नए दिन। जय हिंद, जय भारत।